पतंग कविता कवि आलोक धनवा जी के दुनिया रोज बनती है व्यंग्य संग्रह से ली गई है। इस कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया। कवि आलोक धनवा जी ने प्राकृतिक वातावरण का यहाँ सुंदर वर्णन किया है। भादो माह में तेज वर्षा होती है और बौछारें भी पड़ती है। बौछारों के समाप्त होने पर शरद का समय आता है और मौसम खुल जाता है। भादों के महीने में काले काले बादल घुमड़ते हैं, तेज बारिश होती है और बादलों के कारण अंधेरा सा छाया रहता है। इस मौसम में जीवन रुक सा जाता है। इसके विपरीत शरद ऋतु में रोशनी बढ़ती है, मौसम साफ हो जाता है, धूप चमकीली हो जाती है और इसलिए चारों तरफ उमंग का माहौल हो जाता है। सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरतकालीन सुबह की उपमा खरगोश की लाल आंखों से दी गई है, क्योंकि प्रातःकालीन सुबह में आसमान में लालिमा छा जाती है। वह लालिमा ठीक उसी तरह होती है जैसे खरगोश की आंखों की लालिमा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। कवि यहाँ शरद का मानवीकरण करते हुए उसे एक बच्चे के रूप में चित्रित करते हैं। मानवीकरण यानी जब अमूर्त भावों में मानवीय गुणों को आरोपित कर दिया जाए या प्रकृति को मानवीकृत रूप दे दिया जाए, वह मानवीकरण अलंकार होता है। शरद ऋतु का वातावरण साफ व धुला हुआ सा लगता है। धूप चमकीली होती है, इसलिए ऐसा लगता है कि शरद अपनी साइकिल को तेज गति से चलाता हुआ आ रहा है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटे बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। भादों के माह में नदियों के जल से लबालब भर जाने के बाद शरद ऋतु अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए पुलों को पार करते हुए आया। वह अपनी साइकिल की घंटी जोर जोर से बजाकर पतंग उड़ाने वाले बच्चों को इशारों से बुला रहा है, मानो कह रहा हो, चलो चलकर पतंग उड़ाते हैं। शरद ऋतु के आगमन से उत्साह उमंग का माहौल बन जाता है और पतंग उड़ाने वाले बच्चों के लिए यह अनुकूल मौसम भी होता है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। पतंग के बारे में कवि बताते हैं कि यह संसार की सबसे हल्की, रंग बिरंगी व हल्के कागज की बनी होती है। इसमें लगी बांस की कमानी सबसे पतली होती है। शरद ऋतु ने आकाश को मुलायम कर दिया है ताकि पतंग ऊपर उड़ सके, अर्थात यह मौसम पतंग उड़ाने के लिए अनुकूल है। कवि ने यहाँ हल्की रंगीन चीज, कागज, पतली कमानी के लिए सबसे शब्द का प्रयोग सार्थक ढंग से किया है। कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि पतंग के निर्माण में हर चीज हल्की होती है, क्योंकि वह तभी उड़ सकती है। इसके अतिरिक्त वह पतंग को विशिष्ट दर्जा भी देना चाहता है, क्योंकि पतंग बच्चों की उमंग व उल्लास का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंगों को उनका बाल मन छूना चाहता है। इन पतंगों को उड़ता देखकर बच्चे खुशी से
सीटियाँ किलकारियाँ मारने लगते हैं और इस ऋतु में रंग बिरंगी तितलियाँ भी दिखाई देने लग जाती हैं और बच्चे भी तितलियों की भांति कोमल, नाजुक एवं मोहक होते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। बच्चों का शरीर कपास की ही भांति हल्का, मुलायम व कोमल होता है। ऐसा लगता है मानो कोमलता, निर्मलता, निश्चलता आदि गुण जन्म से ही वे अपने साथ लाए हों। यह कपास बच्चों की कोमल भावनाओं व उनकी मासूमियत का प्रतीक है और जब वे मस्त होकर बेसुध दौड़ते हैं तो उनकी तीव्र गति को देखकर लगता है मानो उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए स्वयं धरती उनके बेचैन पैरों के पास आती है। दरअसल बच्चे इतनी तेजी से दौड़ते हैं कि एक पल में इस छोर पर तो दूसरे ही पल दूसरे छोर पर नजर आते हैं। इसलिए बच्चों के पैरों की गति की तीव्रता को देखकर मानो ऐसा लगता है कि उनके कोमल पैरों को छूने हेतु स्वयं पृथ्वी ही घूम रही हो। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे टैंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। छतों को नरम बनाने से यहाँ आशय है कि बच्चे छत पर ऐसी तेजी और बेफिक्री से दौड़ते हैं कि मानो वो किसी नरम व मुलायम स्थान पर दौड़ रहे हों। जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए छत कठोर नहीं लगती। इसका कारण यह है कि उस समय हमारा सारा ध्यान पतंग पर ही होता है। हमें कूदते हुए, दौड़ते हुए छत की कठोरता का एहसास नहीं होता। हम पतंग के साथ ही खुद को उड़ते हुए महसूस करते हैं, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। पतंग उड़ाते समय जब बच्चे छतों पर कूदते हैं, दौड़ते हैं, तो उनकी पदचापों से एक मनोरम संगीत उत्पन्न होता है और यह जो संगीत है वे मृदंग के ध्वनि की तरह लगता है। मृदंग ढोलक जैसे वाद्ययंत्र को कहा जाता है। उस समय चारों दिशाओं में बच्चों का शोर बड़ा ही मनोहारी लगता है। जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर पैंग भरना अर्थात झूला झूलना सर्वथा नया प्रयोग करते हुए कवि यहाँ बच्चों के शरीर के लचीलेपन की तुलना पेड़ की डाल से करते हैं। पेड़ की डाल एक जगह जुड़ी रहती है परंतु फिर भी हिलती डुलती रहती है, किसी झूले की तरह। बच्चे भी पतंग उड़ाते समय अपने शरीर को झुलाते हैं, आगे पीछे करते हैं। लचीलापन और स्फूर्ति मानो ऐसी लगती है जैसे मानो वे किसी लचीली डाल को पकड़कर झूला झूलते हुए आगे पीछे हो रहे हों। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंग बच्चों की कोमल भावनाओं से जुड़ी है। बच्चे पतंग की ऊंचाई पर ही ध्यान रखते हैं, वे स्वयं को भी भूल जाते हैं। कई बार पतंग उड़ाते समय इतने तल्लीन हो जाते हैं कि बच्चे छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं। यहाँ उन्हें कोई बचाने नहीं आता, बल्कि उनके शरीर का रोमांच ही उन्हें बचाता है। जब हम मन के अनुकूल कार्य करते हैं तो हमारा शरीर भी उसी लय से कार्य में लीन हो जाता है और तब अद्भुत रोमांच व संगीत की अनुभूति होती है। पतंग आकाश में उड़ती है परंतु उसकी ऊंचाई का नियंत्रण बच्चों के हाथ की डोर में होता है। पतंग की बढ़ती ऊंचाई से बालमन और अधिक ऊंचा उड़ने लगता है और पतंग का जो धागा है वह पतंग की ऊंचाई के साथ साथ बालमन को भी नियंत्रित करता है। उस समय उनका सारा ध्यान पतंग के डोर के सहारे
उस पतंग की उड़ान व ऊंचाई पर ही केंद्रित रहता है, मानो पतंग की ऊंचाइयों ने ही उन्हें केवल डोर के सहारे थाम लिया हो। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। कवि आलोक धनवा जी यहाँ सहज बाल चेष्टाओं यानी बच्चों के क्रियाकलाप एवं सहन शक्ति का वर्णन कर रहे हैं। जब पतंग उड़ती है तो उनका बालमन भी आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता है। जिस प्रकार पतंगें ऊपर नीचे उड़ती हैं, उसी प्रकार उनकी कल्पनाएं भी ऊंची नीची उड़ान भरती है, जो मन की डोरी से बंधी होती है। रंध्रों यानी रोम, रोएं, उनके रोम रोम में रोमांच पैदा हो जाता है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पतंग उड़ाते समय तल्लीनता में छतों के खतरनाक किनारे या कठिनाइयों का भी ध्यान नहीं रखते और उन छतों के खतरनाक किनारों से गिरकर भी यदि वो बच जाएं, तो बचने के बाद उनका भय समाप्त हो जाता है। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम आने वाली अन्य चुनौतियों के सामने स्वयं को अधिक सक्षम मानते हैं और तब भय को छोड़ साहस व निडरता के भाव से भर जाते हैं। और तब ना तो उन्हें तपते सूरज के सामने आने से डर लगता है और ना ही किसी विपत्ति और कष्ट का सामना करने में कठिनाई महसूस होती है। और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। सूरज के समान तेजमय होकर फिर से पुनः अपनी उसी क्रियाओं में दूने उत्साह से लग जाते हैं। और पतंग उड़ाते समय उनकी गति पहले से अधिक तेज हो जाती है। पृथ्वी और तेज गति से उनके बेचैन पैरों के पास आती हुई सी प्रतीत होती है। इस प्रकार यह कविता छंदमुक्त रचना होते हुए भी प्रवाहमयी है। बिंबात्मक शैली में लिखी इस कविता में दृश्य बिंबों की भरमार तो है ही, स्पर्श व श्रव्य बिंबों का भी सुंदर प्रयोग है। अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा, मानवीकरण आदि अलंकारों का सुंदर एवं कुशल। पतंग कविता कवि आलोक धनवा जी के दुनिया रोज बनती